अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारा घर। तो आप जानते हैं कि हमारा ज़ूलॉजी रीजनिंग का पार्ट 2 चल रहा है। इससे पहले मैं ज़ूलॉजी रीजनिंग क्वेश्चंस दे चुकी हूँ पार्ट 1 के, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, और अब हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि 10 ईयर और मॉडल पेपर से लिए गए रीजनिंग क्वेश्चंस हैं ये तमाम। तो अब हम शुरू करेंगे। वाई पार्थेनोजेनेसिस इज कंसीडर्ड एज सेमी सेक्सुअल इन नेचर। तो ये मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है कि जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही शो होती हैं ऑर्गेनिज्म में। क्या मतलब हुआ इसका कि यानी वो हाफ सेक्सुअल होता है, यानी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, कुछ खुसूसियात उसकी ऐसी हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती हैं। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन ये आधे सेक्सुअल हैं, यानी ये सिर्फ गैमीट्स ही बनाते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और वो क्या है कि जैसे इनका जो ओवा होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, और इसीलिए पार्थेनोजेनेसिस को सेमी सेक्सुअल इन नेचर कहा जाता है कि इसमें हाफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर दूसरा है हाउ हर्माफ्रोडाइट कंडीशन इज़ एडवांटेजियस फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ क्या होती है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं, यानी वो होस्ट जिससे वो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनकी बॉडी में जब ये रहते हैं तो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन इनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होती है। वो वजह क्या है कि हर्माफ्रोडाइट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के पास ये सलाहियत होती है कि वो मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है, और इनमें इसी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब कि अगर ये पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं, यानी कि अगर ये अपने होस्ट सेल में मौजूद हैं तो ये वहाँ पर अपने ही मेल और फीमेल गैमीट्स को फ्यूज़ कराएंगे और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते चले जाएंगे। लेकिन ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ में नहीं है, यानी अगर ये अपने होस्ट सेल में नहीं है, ये आज़ाद है, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि ये अपने मेल या फीमेल गैमीट को अपने मेल या फीमेल गैमीट को किसी और ऑर्गेनिज्म के मेल या फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करा सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म्ड। ये तो आप बखूबी जानते हैं, और इसके अलावा चैप्टर 9 में काफ़ी ब्रीफली इस बारे में लिखा हुआ है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों परफॉर्म की जाती है। तो अगर आप जानते हैं कि DNA हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है, तो इस तरीके से आप एक बच्चे के माँ बाप और या तो फिर उसके दूसरे रिलेशनशिप्स के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्राइम हुआ है तो जो क्रिमिनल है उसका कोई बाल रह गया होगा, कोई उसकी ऐसी निशानी होगी जिनकी जिससे आप DNA उसका हासिल कर सकते हैं, और इस तरह से क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है व्हाई इज़ आर्कियोप्राइटिस कंसीडर्ड अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोप्राइटिस जो है ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स है, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स से इनकी खुसूसियात मिलती हैं, ये अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब यही है कि ये अब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो इनके फॉसिल्स मिले उससे मालूम हुआ कि इनके अंदर कुछ खुसूसियात रेप्टाइल्स की हैं और कुछ बर्ड्स की हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखी है कि इनकी जैसे टीथ है, इनकी जैसे लॉन्ग टेल है आर्कियोप्राइटिस की। आप जानते हैं लिजर्ड की कितनी लॉन्ग टेल होती है, लिजर्ड एक रेप्टाइल है, तो और आर्कियोप्राइटिस की भी ऐसी ही लॉन्ग टेल होती है। और इसके अलावा जो है कुछ बर्ड्स से इनकी खुसूसियात मिलती हुई है, जैसे इनके विंग्स हैं। तो इस तरह का मामला है। मैंने 2 लाइन में इसे डिफ़ाइन किया, लेकिन जब आप अपना चैप्टर देखेंगे ना तो उसमें ब्रीफली बताया गया है, लेकिन मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है।
वाई इज़ पार्थेनोजेनेसिस कॉमन इन आंट्स। तो अब देखिए इसका आसान सा जवाब ये है कि इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं आंट्स की, तो यानी ये बहुत रश वाली जगह पाई जाती हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि आंट्स जो हैं काफ़ी सारी एक ही जगह पाई जाती हैं, तो इनके लिए ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं होती हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें। तो इस वजह से ये जो है पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, यानी कि इनके पास ये सलाहियत होती है कि इनके जो ओवा हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इनकी एक बहुत ही छोटा सा जवाब कि इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली ये नहीं कर पाती हैं। फिर आता है वाई आर आइडेंटिकल ट्विंस एग्जैक्टली सिमिलर वाइल फ्रेटर्नल ट्विंस डिसिमिलर। ये बहुत ही आसान सा रीजनिंग है मेरे ख्याल में। तो देखिए नाम से जाहिर है आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि दोनों सिमिलर होंगे, जो दो ट्विंस बनेंगे वो सेम होंगे। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए कि जब फीमेल की बॉडी में ओवा प्रोड्यूस होता है तो स्पर्म उससे फ्यूज़ होता है और फिर एक ज़ाइगोट बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ओवा बना, स्पर्म फ्यूज़ हुआ, लेकिन आगे जाके डिवीजन हो गया उस ज़ाइगोट का और फिर दो नए ज़ाइगोट हो गए और वो ज़ाइगोट अलग अलग जो है डेवलपमेंट करने लगे, तो इससे क्या होगा? दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो एक ही था ना, तो इस वजह से दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल की बॉडी में दो ओवा प्रोड्यूस होते हैं, एक के बजाय दो होते हैं, और फिर स्पर्म्स तो आपको पता है लाखों की तादाद में आते हैं। तो फिर जब दो ओवा होंगे तो दो स्पर्म्स को मौका मिलेगा कि वो फ्यूज़ हो जाए। इस तरह से दो ओवा की और जो दो स्पर्म उनसे फ्यूज़ होंगे, तो फिर इस वजह से ये दो ज़ाइगोट्स बनेंगे और इन ज़ाइगोट्स की अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होगा और इस जेनेटिक मटेरियल के अलग होने की वजह से ही ये आपस में अलग होंगे और इनके जेंडर भी चेंज होंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है ट्विंस में कि एक लड़का हो एक लड़की हो, तो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं फ्रेटर्नल ट्विंस में। फिर आते हैं व्हाई इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने बुक में आंसर मौजूद होता है, हमें मालूम होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इसे रीजनिंग में कैसे मेंशन करें। असल मसला ये होता है। तो देखिए ये टॉपिक तो हम जानते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें नर्व इम्पल्सेस होती हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस जनरेट करती हैं। यानी यहाँ पे जो है फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होती है इस वजह से कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। और फिर लास्ट वाई आर प्लाज्मिड्स यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो फिर प्लाज्मिड्स यूज होते हैं। अब मैंने बहुत ही छोटा सा रीज़न लिखा है कि बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ब्रीफली लिखना हो तो पेज नंबर 207 पर वेक्टर्स की हेडिंग में प्लाज्मिड्स के बारे में बड़ी ही तफसील से लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर करके बताया है। तो अब यहाँ पर हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो पता चलता है कि आपको समझ आया है, सब्सक्रिप्शन होती है तो पता चलता है कि आप मोटिवेट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे ना, तो अच्छी बात ये होती है कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इल्म तो ऐसी चीज़ है ना कि वो आगे से आगे बढ़ती रहनी चाहिए, वो एक जगह महदूद नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।